टमाटर की जो नर्सरी होती है वहीं से शुरुआत होता है और वो जो है वहाँ से नुकसान बढ़ते बढ़ते आगे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि बीजों का सही सिलेक्शन करें, वो बच सकें। इससे आपकी कृषि लागत में कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर कम वैल्यू होने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके ही जाएगा। अगर मैं ह्यूमिक एसिड के लिए बेस्ट रिजल्ट वाली बात करूँ तो आप ट्राइकोट मैक्स या ट्राइकोट बिसालवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक का ये शानदार वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो का टॉपिक है कि रबी की फसल में टमाटर की खेती कैसे करें। तो निश्चित रूप से ये वीडियो उन किसानों के लिए मददगार साबित होगा जो रबी के सीज़न में टमाटर उगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी से अवगत कराना चाहूँगा। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से किसान साथियों, अगर आप रबी के सीज़न में टमाटर की खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको बाज़ार वैल्यू कम मिलने वाला है। जो बरसात और गर्मी के जो फसल है उसकी अपेक्षा रबी के सीज़न में टमाटर की आवक काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर आपको रेट कम मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर आप व्यापारिक रूप से टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको सावधानी से टमाटर की खेती करना चाहिए, जिससे आपको जो कृषि लागत है उसमें नुकसान ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जो रबी के सीज़न है उसमें टमाटर उगाने के लिए आपको कौन कौन सी ध्यान रखनी है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे टमाटर उगाने वाले जितने भी मेरे किसान साथी हैं उनको जो कृषि लागत है उनमें जो है नुकसान ना हो, बल्कि कम से कम उनको कृषि लागत के साथ साथ थोड़ा बहुत मुनाफा देखे जाए। तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा। रबी के सीज़न में बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो अपने घरों में जो ज़मीन थोड़ा बहुत उपलब्ध होता है उसमें जो है रबी के सीज़न में टमाटर लगाते हैं, जिनकी वजह से जो है उनके घरों में टमाटर खाने के लिए मिल जाता है और उनको मार्केट का सहारा नहीं लेना पड़ता, खासकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक। उसके बाद जो है अप्रैल के बाद जो देखा जाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं टमाटर की मांग बढ़ती है और निश्चित रूप से यहाँ पर आवक भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो इस समय जो है किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा रबी के सीज़न में मुनाफा देखने को नहीं मिलता। तो चलिए किसान साथियों, मुख्य टॉपिक है उस पर आते हैं। तो मुख्य टॉपिक है किसान साथियों, तो रबी के सीज़न में टमाटर की खेती कैसे करें और कैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएँ। तो किसान साथियों, रबी के सीज़न में टमाटर की आवक ज़्यादा होती है और बहुत सारे किसान टमाटर की खेती करते हैं और इस समय मौसम भी ऐसा होता है कि टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होता कई क्षेत्रों में, तो इस वजह से टमाटर वगैरह की खेती आसानी से होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि टमाटर की खेती के लिए आप जो है पौधे कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे समस्या होती है इस समय। जो टमाटर की जो नर्सरी होती है वहीं से शुरुआत होता है और वो जो है वहाँ से नुकसान बढ़ते बढ़ते आगे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे किसान साथियों जो रबी के सीज़न में टमाटर उगाने की सोच रहे हैं तो उनको जो है नर्सरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जहाँ पर वो पौधे उगा रहे हैं, जहाँ पर पौधे ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर उसको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि बीजों का सही सिलेक्शन करें। किसान साथियों, रबी के सीज़न में टमाटर की ऐसे बीजों का सिलेक्शन करें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देता हो। साथ ही उनमें कीट बीमारी का प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए, जिनसे आपको दवाई वगैरह की जो खर्चे हैं वो बच सकें। इससे आपकी कृषि लागत में कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर कम वैल्यू होने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बीजों का सिलेक्शन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप जो है नर्सरी बेड तैयार करते हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब भी नर्सरी तैयार करें, नर्सरी के लिए बेड तैयार करें तो वहाँ पर आपको ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर पानी का भराव कम होता हो और ऐसे मिट्टी का चयन करें जिनमें कार्बनिक तत्व अच्छे मात्रा में। अगर कार्बनिक तत्व नहीं है तो फिर आपको गोबर या कंपोस्ट खाद की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर मिक्स करें मिट्टी में और मिट्टी को समतल जमीन से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बना कर रखें, जिससे जल भराव की स्थिति में जो टमाटर की जड़ें हैं उनको नुकसान न पड़े। इसके अलावा अगर आपके पास गोबर या कंपोस्ट खाद नहीं है तो फिर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आप सिंगल सुपर फास्फेट, DAP, पोटास के अलावा ह्यूमिक एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। इसके अलावा नर्सरी में जो सूत्रकृमि होता है या जो जड़ गलन वाली जो समस्या होती है उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम या बायोस्टिन दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा किसान साथियों, जब आपके पौधे तैयार हो रहे हैं तब तक आप जो है अपने मुख्य खेत की भी तैयारी कर सकें। नर्सरी के लिए मैं थोड़ा सा और हिंट देना चाहूँगा। अगर आप नर्सरी जो है पॉली हाउस में बनाना चाहते हैं, इनके लिए आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छा टूल्स अवेलेबल हैं और अगर आप पॉली हाउस में जो है टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं, छोटी छोटी पॉली हाउस होता है जिनमें बेड होती है। बेड बनाने के बाद उस पॉलीथीन से अपने बेड को कवर किया जाता है पॉलीथीन से।
तो वहाँ पर अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो जो पौधा आपको 30 से 35 दिन में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार होता है, वो जो है पॉलीथीन बेड में आपको 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये नए टेक्निकल चीज़ है, इनको आपको आजमा सकते हैं। इसके अलावा जब तक आपका पौधा ग्रो कर रहा है तब तक आपने मुख्य खेतों की तैयारी करना चाहिए। मुख्य खेत में जितने भी खरपतवार अवशेष फसलों के हो, उन चीज़ों को जो है जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। घास वगैरह है उनको जो है जुताई करके नष्ट कर देना चाहिए, या फिर आप जो है दवाई वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं जो नींदानाशक होता है खासकर। तो इनमें आप जो है पूरा जड़ सहित ख़त्म करने वाली जो दवाई होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कई नामों से आते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं बताना चाहता हूँ। आप मार्केट में जाइए, आपको जड़ सहित ख़त्म करने वाले जो खरपतवार हैं उनकी दवाई आपको आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, जो अच्छे प्राइस में आते हैं आपको। इसके अलावा अपने खेतों को एक बार गहरी जुताई ज़रूर करें। जो गहरी जुताई करने वाले जो हल हैं उनसे एक बार बिल्कुल ही गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे ऊपर का मिट्टी नीचे और नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाए। उससे बहुत ज़्यादा फसलों को लाभ मिलता है। देखिए, हम बार बार फसल उगा रहे हैं या खाद डाल रहे हैं, तो वो चीज़ जो है खाद जो है कुछ पानी के माध्यम से नीचे चला जाता है जो पौधे तक उपलब्ध नहीं होता है, और ऊपर इतना ख़राब हो जाता है कई बार कि वो फसल उगाने के लिए ठीक नहीं होता। तो ऐसे जब हम गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी उलट पलट होता है, तो जिसकी वजह से फसल के लिए एक अनुकूल मिट्टी वहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इसलिए एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करने के बाद जो है कम से कम 10 से 15 दिन मिट्टी को खुला छोड़ दें। उसके बाद उसको रोटावेटर या कल्टीवेटर या फिर डिस्क हैरो से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, जिससे टमाटर के पौधों के लिए एक अच्छा अनुकूल वहाँ पर खेत तैयार हो सके। जब खेत की तैयारी अंतिम अवस्था में हो या अंतिम जुताई पर हो, उस समय आपको गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद निश्चित रूप से मिला के रखना चाहिए और पूरे खेतों में फैला देना चाहिए। वैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को जब गहरी जुताई करने के दूसरे जब जुताई करते हैं या पहले जुताई के बाद जो है पूरा खेत में फैला देना चाहिए। उसके बाद जो है ढेले की पूरा तोड़ाई करते हुए जुताई करना चाहिए। अगर आपके पास गोबर या कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप जो है खेत की अंतिम तैयारी के समय जो है DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP के साथ साथ आप जो है पोटास, जिंक और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा पौधे में ग्रोथ देखने को मिलता है और उसका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर DAP का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटास, जिंक और ह्यूमिक एसिड वाली जो खाद होती है, जाइम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसमें एक ह्यूमिक एसिड जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, और जाइम वगैरह जो भी होता है उसके अवेलेबल भी होते हैं। अगर मैं ह्यूमिक एसिड के लिए बेस्ट रिजल्ट वाली बात करूँ तो आप ट्राइकोट मैक्स या ट्राइकोट डिसल्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये देख सकते हैं, यहाँ पर ट्राइकोट डिसल्वा है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है खेत में, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ट्राइकोट मैक्स भी अवेलेबल होता है मार्केट में, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने खेतों में अपने फसल को ग्रोथ करने के लिए। इसके बाद किसान साथियों, जब टमाटर की पौधे तैयार हो गए और आपकी खेत भी तैयार हो गए, तो यहाँ पर रोपाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रोपाई के लिए आपको वो निश्चित दूरी और निश्चित लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे जो दूरी है उसको मेंटेन रखना चाहिए, जिससे आपके खेत में पर्याप्त पौधे हो कि आप जहाँ भी खेत टमाटर के पौधे लगा रहे हैं वहाँ पर अच्छा पौधा अवेलेबल हो, और ऐसा ना हो कि आपके खेत में पौधे कम पड़ जाएँ या बहुत ज़्यादा घने हो जाएँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा घना होता है तब भी आपको उत्पादन में प्रभावित देखने को मिलता है, कम होता है तब भी आपके खेत में प्रभावित उत्पादन में देखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर आप सही दूरी, सही पौधे का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जो टमाटर लगाने का जो सही दूरी है वो पौधे से पौधे लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर है, और लाइन टू लाइन आपको जो है 50 से 60 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। तो अगर आप पौधे से पौधे जो बहुत ज़्यादा फैलाव वाली जो किस्में हैं उनके लिए आप जो है 50 पौधे से पौधे 50 सेंटीमीटर की अंतर रख सकते हैं। लाइन टू लाइन 1 मीटर उसमें गैप कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य जो टमाटर होती हैं उनमें कम से कम पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर रखें, और लाइन टू लाइन आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जिससे आपके खेत में काफ़ी अच्छा पौधे होंगे और उनका जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होगा, और उसका जो है सभी पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलेगा, खाद पानी सब पर्याप्त वहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो भी कीटनाशक वगैरह जो छिड़काव करेंगे, दवाई वगैरह छिड़काव करेंगे, वो भी अच्छा खासा वहाँ पर सभी पौधों को पर्याप्त फल कर मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो नए किसान हैं टमाटर की जो
नए खेती करने वाले किसान हैं उनको जो है अपने आसपास भी जो टमाटर उगाने वाले किसान हैं उनसे निश्चित रूप से संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं और अगर आप टमाटर की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बाज़ार मूल्य पर भी ध्यान देना चाहिए और अनेकों जगह की जो मंडियां हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान में फोकस करना चाहिए, उनके भाव को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मंडी की जो भाव है उसके बारे में बहुत सारे ऐप हैं जिनकी मदद से आप जो है मंडियों की प्राइस जान सकते हैं कि कौन सी मंडी में क्या प्राइस चल रहा है, किस चीज़ का प्राइस चल रहा है, ये सभी आप जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं या यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हैं और वीडियो सर्च करके कि कौन कौन सा अवेलेबल है जिनसे आप मंडी वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं किसान साथियों आजकल जो है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप एक ही ऐप्स की मदद से मंडियों की जानकारी सही नहीं रख सकते। उसके लिए आपको 3 से 4 ऐप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको मंडियों का सटीक रेट मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐप होते हैं या सभी ऐप में लगभग एक ही समस्या होती है कि वहाँ पर मंडियों का जो रेट है वो रेगुलर टाइम पे अपडेट नहीं होता। कभी कभी 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह 15 दिन पहले पुराना रेट वहाँ पर दिखाएगा। अगर आप वही रेट देखकर अगर उस मंडी में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप घाटे का सौदा लेकर आएंगे। इसलिए आप जो है अलग अलग ऐप से डाउनलोड कीजिए और उन चीज़ों पर वहाँ पर देखिए कि कौन से फसल का क्या प्राइस उस मंडी में चल रहा है। उसके बाद उसी फसल के दूसरे ऐप में देखिए कि वहाँ पर क्या रेट बता रहा है, फिर तीसरे में देखिए, फिर कंफर्म कीजिए कि हाँ ये रेट जो है सही है। इस प्रकार से आप वहाँ पर ऐप्स का इस्तेमाल करके आप मंडियों का भाव जान सकते हैं और अपने जो कृषि लागत है उसमें कहीं ना कहीं मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो थी किसान साथियों मेरा थोड़ी बहुत जानकारी और कहीं की अनुभव। तो निश्चित रूप से मैं अपने चैनल पर अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिए जिससे मेरा अनुभव आप तक फैलते रहे और मिलते रहे आपको मेरा अनुभव का फ़ायदा। साथ ही किसान साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो या जानकारी हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा जिससे अन्य किसानों को आपका जानकारी या आपका अनुभव जो है मिल सके। खासकर बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कमेंट भी पढ़ते हैं, तो अगर आप अपना जानकारी या अनुभव नीचे कमेंट में शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उस चीज़ को पढ़कर अन्य किसानों को जानकारी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते जो है बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो छूट जाता है दिमाग से, या कहें कि वो जानकारी को होने के बावजूद भी हम किसानों को नहीं बता पाते, उनकी वजह से जो है जो कमेंट करने वाले जो साथी होते हैं उनकी वजह से अन्य किसानों को सही जानकारी और सटीक जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं हर मेरे वीडियो जो देखने वाले हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका अनुभव है निश्चित ही रूप से उस वीडियो के टॉपिक पर कमेंट जरूर करिए जिससे अन्य किसानों को जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा पीछे कुछ दवाई वगैरह रखा हुआ है, तो मैं अपने लिए एक दुकान का भी सेटअप कर लिया है जो कृषि केंद्र के नाम से ही है, अपना BS कृषि केंद्र के नाम से इसको मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है। और आपको पता ही होगा कि मैं BSc एग्रीकल्चर में MSc किया हुआ हूँ। साथ ही मैं बचपन से खेती से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे खेती का काफ़ी अच्छा अनुभव है और मैं खेती से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता हूँ। मैं अपने खेतों पर विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल भी करता हूँ जिनसे मैं नए नए चीज़ों को सीखता रहता हूँ और वही अनुभव मैं किसानों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिनसे उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा किसान साथियों, मैं ये सेटअप जो है आप लोगों के लिए भी सुविधा देने के लिए बनाया है, क्योंकि आप देखे होंगे कई दवाई जो है आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस देखने को मिलता है, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जो कंपनी प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और दुकानदार उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ बेचते हैं जिनसे किसानों को काफ़ी ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं। तो इसलिए जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं या जितने भी मेरे व्यूवर्स जो किसान साथी हैं जिनको ज़रूरत है किसी दवाई वगैरह की, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको वो दवाई जो है बहुत ही कम कीमत पर उनके घर तक पहुँचा कर देने वाला हूँ, या यूँ कहें कि कंपनी प्राइस के आसपास, और जो डिलीवरी चार्ज जो लगेगा वो आपको पे करना होगा। भाई मैं डिलीवरी चार्ज जो है वो नहीं देने वाला, डिलीवरी चार्ज आपको लगेगा, चाहे जितने भी लगे 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये जो भी लगेगा वो आपको देना होगा। जो दवाई का जो MRP जो कंपनी प्राइस है मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि जो कंपनी प्राइस है उसके आसपास ही आपको जो मिलेगा। और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि जो अगर मेरे से दवाई अगर जो लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके दुकान के आसपास में वो प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे किसान साथी जो जिनको दवाई वगैरह की ज़रूरत है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके
एड्रेस पर जो है वो दवाई जो है कोरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जो भी सुविधा होगा उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छा दवाई कम रेट पर मिल जाएगा। तो किसान साथियों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य किसानों को मेरे अनुभव और मेरी जानकारी, मेरी सुविधा का लाभ आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय जवान जय किसान।